नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हजारों साल पुराना है। एक ऐसी दुनिया में जहां खुशबू राजाओं को लुभाती थी, देवी देवताओं को अर्पित की जाती थी और इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं परफ्यूम की, उस रहस्यमयी दुनिया की जो सदियों से हमें अपनी ओर खींचती आई है। यह कहानी है रहस्यों, किंवदंतियों और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से सजी हुई। यह कहानी हमें मेसोपोटामिया के प्राचीन शहरों से लेकर मिस्र के राजसी महलों तक ले जाएगी, जहां परफ्यूम सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि जीवन का एक अभिन्न अंग था। तो आइए मिलिए दुनिया के पहले परफ्यूम निर्माताओं से, सुनिए उनके बारे में रोचक किस्से और जानिए कैसे सदियों से यह कला विकसित हुई है। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 1200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की भूमि से। यहाँ एक ऐसी महिला रहती थी जिनका नाम था तप्पुटी। आज हम उन्हें दुनिया की पहली झांत रसायंज और परफ्यूम निर्माता के रूप में जानते हैं। मैं तप्पुटी एक महल में काम करती थी। वहां मैंने फूलों, तेलों और प्राकृतिक चीजों से खुशबुओं को कैद करने की कला सीखी। सोचो, उस समय न आधुनिक मशीनें थीं, न किताबें, सिर्फ प्रकृति और अनुभव। उन्होंने आसवन, छानने और तरह तरह के सॉल्वेंट्स का उपयोग करके परफ्यूम बनाने के तरीके ईजाद किए। उनके बनाए खुशबूदार तेल और मलहम दूर दूर तक मशहूर थे। तप्पुटी के क्ले टेबलेट, जिन पर उनके फॉर्मूले और तकनीकें लिखी हैं, आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए पढ़ाई का विषय है। ये टेबलेट बताते हैं कि तप्पुटी सिर्फ एक कुशल परफ्यूमर ही नहीं थी, बल्कि एक ज़हीन रसायनज भी थी, जिन्होंने अपने समय से बहुत आगे की सोची थी। उनकी यह विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और याद दिलाती है कि ज्ञान और कला की कोई सीमा नहीं होती। हमारी अगली मंजिल है प्राचीन मिस्र, जहां परफ्यूम जीवन का एक अहम हिस्सा था। मिस्रवासी परफ्यूम को देवी देवताओं को चढ़ाते और पूजा पाठ में इस्तेमाल करते थे। विशाल मंदिरों में जलते हुए सुगंधित धूप की महक दूर दूर तक फैली होती थी। मिस्र के लोग अपने घरों को महकाने के लिए सुगंधित तेलों और जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा भी परफ्यूम की दीवानी थी। वे अपने जहाजों के पालों को परफ्यूम में डुबोकर मार्क एंटनी के पास जाया करती थीं। परफ्यूम मिस्र की संस्कृति और जीवन का एक अहम हिस्सा था। प्राचीन मिस्र से हमारा सफर हमें यूनान ले जाता है, जहां परफ्यूम ने दर्शन और विज्ञान के साथ अपना एक अलग ही रिश्ता बनाया। मैं थियोफ्रास्टस, एक यूनानी दार्शनिक। मैंने परफ्यूम के उपयोग और उनके निष्कर्षण के तरीकों के बारे में बहुत कुछ लिखा। मैंने अलग अलग पौधों और फूलों से सुगंधित तेल निकालने के तरीकों के बारे में बताया और उनके औषधीय गुणों के बारे में भी बताया। यूनानी लोग परफ्यूम को शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक मानते थे। वे मानते थे कि अलग अलग सुगंधों का हमारे मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। रोमन साम्राज्य के आने के साथ ही परफ्यूम ने एक नया रूप धारण किया। रोमन लोग खुशबू के बहुत शौकीन थे और वे इसे अपने रोज के जीवन का एक अहम हिस्सा बना चुके थे। वे न केवल अपने शरीर बल्कि अपने घरों, कपड़ों और यहाँ तक कि अपने घोड़ों और पालतू जानवरों को भी महकाते थे। रोम में सार्वजनिक स्नानागारों का प्रचलन था और यहाँ लोग सुगंधित तेलों और मलहमों से मालिश कराते थे। मैंने फूलों, खासकर गुलाबों से तेल निकालने की आसवन प्रक्रिया को और भी आसान और कारगर बनाया। नरेटर चैप्टर 4। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप अंधकार युग में प्रवेश कर गया, लेकिन परफ्यूम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूर्व में इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान विज्ञान और कला का एक नया सूरज उदित हुआ और इस रोशनी में परफ्यूम ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ। इस्लामी विद्वानों ने प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों का अनुवाद किया और उनमें बताए गए परफ्यूम बनाने के तरीकों को और भी बेहतर बनाया। इस युग के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे अविसेना, जिन्हें पश्चिम में एविसेना के नाम से जाना जाता है। उनकी यह तकनीक आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है और इसने पश्चिमी परफ्यूमरी को बहुत प्रभावित किया। इस्लामी दुनिया में परफ्यूम का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों, दवाइयों और रोज के जीवन में किया जाता था। खुशबूदार पानी और इत्र का इस्तेमाल मेहमानों का स्वागत करने और उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता था। 14वीं शताब्दी में यूरोप में काला प्लेग फैला, जिसने लाखों लोगों को मार डाला। लोग इसे ईश्वर का कहर मानते थे। इलाज के तरीके भी अच्छे नहीं थे। ऐसे में परफ्यूम और सुगंधित जड़ी बूटियों ने नई भूमिका निभाई। लोग मानते थे
कि तेज खुशबू हवा की जहरीली गैसों को दूर करती है। लोग सुगंधित तेल लगाते, सुगंधित पानी पीते और घरों में सुगंधित चीजें जलाते थे। सुगंधित दस्ताने भी लोकप्रिय हुए, जिन्हें कैथरीन डे मेडिसी ने शुरू किया था। इन दस्तानों में सुगंधित जड़ी बूटियां भरी जाती थीं। आज हम जानते हैं कि प्लेग बैक्टीरिया से फैलता है, न कि खराब हवा से, लेकिन उस समय परफ्यूम ने लोगों को उम्मीद और सुरक्षा का एहसास दिलाया। उन्हें परफ्यूम किंग भी कहा जाता था क्योंकि वे हर दिन अपने शरीर और कपड़ों पर अलग अलग तरह के परफ्यूम लगाते थे। नरेटर चैप्टर 6 16वीं शताब्दी तक फ्रांस परफ्यूम उद्योग का केंद्र बन चुका था। यहाँ के राजा और अमीर लोग खुशबू के बहुत शौकीन थे और वे नए नए और अनोखे परफ्यूम बनवाने के लिए बहुत पैसे खर्च करते थे। फ्रांस का दक्षिणी इलाका प्रोविंस अपने सुगंधित फूलों और पौधों के लिए मशहूर था। यहाँ गुलाब, चमेली, लैवेंडर और कई तरह के फूल उगाए जाते थे, जिनसे अच्छी क्वालिटी के सुगंधित तेल बनाए जाते थे। ग्रास शहर अपने परफ्यूम बनाने के लिए बहुत मशहूर हो गया था और इसे दुनिया की परफ्यूम राजधानी भी कहा जाता था। राजा लुई 14वें, जिन्हें सूरज राजा के नाम से भी जाना जाता है, खुशबू के बहुत बड़े दीवाने थे। उनके दरबार में हर समय खुशबू फैली रहती थी और उनके इस शौक ने फ्रांस में परफ्यूम उद्योग को और भी बढ़ावा दिया। चैप्टर 7 चैनल नंबर 5 एक क्रांति 20वीं सदी की शुरुआत में परफ्यूम की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया जब 1921 में कोको शैनल ने अपना पहला परफ्यूम चैनल नंबर 5 लॉन्च किया। यह कोई आम परफ्यूम नहीं था। यह पहली बार था जब किसी परफ्यूम में सिंथेटिक एल्डिहाइड्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि प्रयोगशाला में बनाए गए सुगंधित अणु होते हैं। इन एल्डिहाइड्स ने चैनल नंबर 5 को एक अनोखी, तेज और यादगार खुशबू दी जो पहले कभी किसी परफ्यूम में नहीं थी। यह एक ऐसी खुशबू थी जो आधुनिक महिला की छवि दिखाती थी, स्वतंत्र, निडर और आत्मविश्वासी। चैनल नंबर 5 तुरंत ही बहुत मशहूर हो गया और यह दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले परफ्यूम्स में से एक बन गया, जो आज भी अपनी खास पहचान रखता है। इस परफ्यूम ने सिर्फ खुशबू की दुनिया को ही नहीं बदला, बल्कि इसने यह भी दिखाया कि विज्ञान और कला मिलकर कितने बड़े चमत्कार कर सकते हैं। चैप्टर 8 भारत अत्तर की खुशबू परफ्यूम की यह यात्रा हमें भारत ले आती है, जहां हजारों सालों से अत्तर बनाने की एक शानदार परंपरा रही है। अत्तर, जो कि प्राकृतिक सुगंधों से बनता है, भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। यह सिर्फ एक खुशबू नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी खुशबू जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। अत्तर बनाने की कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसमें प्राकृतिक चीजें जैसे फूल, जड़ी बूटियां, मसाले और यहाँ तक कि मिट्टी का भी इस्तेमाल होता है। गुलाब, चमेली, खूस, चंदन, केसर और कई तरह की सुगंधित चीजों का इस्तेमाल अलग अलग तरह के अत्तर बनाने के लिए किया जाता है। अत्तर का इस्तेमाल पूजा पाठ, त्योहारों, शादियों और रोज के जीवन में किया जाता है। यह हमें ताजगी, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा देता है। आज भी भारत में कन्नौज जैसे शहर अपने अत्तर बनाने के लिए मशहूर है और यहाँ बने अत्तर की मांग देश विदेश में है। चैप्टर 9 अरब ऊद की दिलकश खुशबू। हमारी आखिरी मंजिल है अरब, जहां परफ्यूम को हमेशा से एक कला और शानो शौकत का प्रतीक माना गया है। अरब में परफ्यूम का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खुद इस सभ्यता का इतिहास। यहाँ के लोगों के लिए परफ्यूम सिर्फ एक खुशबू नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनका रुतबा और उनकी मेहमान नवाजी का तरीका है। अरब में ऊद, अगरवुड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महंगी सुगंधित चीज है। ये एक खास तरह के पेड़ से मिलता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ऊद की खुशबू बहुत ही गहरी, तेज और मनमोहक होती है और यह बहुत देर तक बनी रहती है। ऊद आधारित परफ्यूम पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान रखते हैं और इन्हें बनाने के लिए खास कौशल और अनुभव की जरूरत होती है। अरब में परफ्यूम का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है कि यहाँ हर मौके के लिए अलग अलग तरह के परफ्यूम मिलते हैं। शादियों, त्योहारों, धार्मिक कार्यों और रोज के जीवन में अलग अलग तरह के परफ्यूम का इस्तेमाल होता है। उतरो खुशबुओं का सफर। तो दोस्तों, यह था परफ्यूम का एक छोटा सा इतिहास, एक ऐसी यात्रा जो हमें प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक ले गई। हमने देखा कि कैसे परफ्यूम सिर्फ एक खुशबू नहीं, बल्कि एक कला, एक विज्ञान, एक संस्कृति और एक जीवन जीने का तरीका रहा है।
प्राचीन रसायनज तप्पुटी से लेकर आधुनिक आइकन कोको चैनल तक, हमने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने अपनी कला और समर्पण से परफ्यूम की दुनिया को नया रूप दिया।